हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज यू ऑलरेडी नो कि कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर कर लिया था, इन विच वी स्टडीड अबाउट द बेसिक फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन विच वी स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड्स दैट इज प्रोड्यूस्ड। बिसाइड्स दैट वी आल्सो स्टडीड अबाउट द गॉस थ्योरम, और हमने ये सीखा था कि हाउ वी कैन अप्लाई द गॉस थ्योरम इन डिफरेंट केसेस। हमने वो भी चीज सीखी थी। एंड टुडे व्हाट वी गोना डू इज वी गोना प्रैक्टिस सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दोस कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी लर्नड यस्टरडे। ठीक है, हमें उन कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, बट बिफोर वी मूव टू दोस क्वेश्चंस देयर इज एन अनाउंसमेंट। ये अनाउंसमेंट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं। उनको बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस सेशन सिर्फ इतना ही चलेगा। एज सून एज वी आर एबल टू कंप्लीट आवर क्लास 12 सिलेबस, हमने उसके बाद 2 महीने जब तक आपका पेपर नहीं आ जाता, हमने सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उस टाइम पे हम सिर्फ एमसीक्यूज के फॉर्म में ही हम सीखेंगे कि हमने हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव लर्नड। हम क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करें, ऑल दोस points will be discussed during those 2 months. ठीक है, बिसाइड्स दैट दिस वन मोर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज कल आप में से किसी एक ने कहा था कि केमिस्ट्री के बारे में, कि केमिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना है। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट एट द एंड ऑफ द टॉपिक। ओके, एट द एंड ऑफ दिस सेशन वी गोना डिस्कस हाउ वी कैन स्टडी द केमिस्ट्री विद फिजिक्स। ओके, हमने उसको भी स्टडी करना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फोर चार्जेस इक्वल टू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एंड अ चार्ज क्यू एट द सेंटर। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ क्यू इज, we have to find the value of q, that is system is in equilibrium. So if the system is in equilibrium, what do we do? If the system अगर आपका equilibrium है, इस बात का मतलब क्या है? What does this mean? If the system is in equilibrium, this means that the net force acting on the small charge, the net force acting on the system is 0. Only then the system will be in equilibrium. ये बात होगी। And force is a vector quantity. What does this mean? अगर force आपकी vector quantity है, इस बात का मतलब ये हुआ we will use vectors to solve this question. Because I have already mentioned, जब भी हमने numerical solve करना शुरू किया था, मैंने आपको पहली चीज ये कही थी, you should always check out कि what kind of quantity you are dealing with. If the quantity with which you are dealing with is a vector quantity, you have to proceed in that way. That means that you have to include vectors in your calculations. Otherwise, if the quantities are scalar, then you proceed with a different approach. ओके, ये बात होगी। सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जस्ट फर्स्ट प्लॉट एवरीथिंग व्हिच हैज बीन गिवन टू अस। द क्वेश्चन इज वी हैव बीन गिवन a square, we have been given a square at the corners of which a charge of minus q has been placed and a charge of q is placed at the center. q is placed at the center. Now if the system is in equilibrium, अब आपको क्वेश्चन कंडीशन क्या दी गई है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। Okay, if the system is in equilibrium, that means the net force acting on the system is equal to 0. Net force acting on the system is in 0. ठीक है, अब ये चीज कैसे निकालेंगे? See, let us suppose this is a corner है. Let me just draw this diagram one more time. इसको हम थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, समझते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, so let us say this is the square which has been given to us. ठीक है, and this is the charge q which is placed at the center of the square. Here we have minus q, here we have minus q, here we have minus q, and here we have minus q. Let us suppose this is our corner A. Let us suppose this is our corner A. ठीक है, अब जरा यहाँ पे since the system is in equilibrium, let's just try and calculate the amount of forces acting on the point A. What are the forces acting at the corner A? Let's just calculate all those things. Okay, so the force on A due to B, charge at B, will be along this direction. This will be your FBA. ठीक है, similarly this will be your FDA, and the resultant will be along this direction, FCA. This is the force FCA due to this charge. This is your C and this is your point D. Okay, and since this is your charge q, small q, अब ध्यान से देखिएगा, since the nature of the charge at the center, that is q, is opposite to that of the nature of the charge at point A, the charges will attract each other. So what does this mean? This means that the force on minus q due to small q will be attractive in nature. इस बात का मतलब क्या हुआ? The forces of the attraction will be pointing in this direction. This will be the direction of force, and this will be your, if this is your point O, so this will be your FAO. Let me repeat myself. देखिए हुआ क्या, आपके पास
डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स पे ABCD पे आपने चार चार्जेस को रखा है विच आर माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू एंड द चार्ज ऑफ प्लस क्यू हैज बीन प्लेस्ड एट द सेंटर. ओके, एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. सो इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम दैट मींस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, व्हाट वी डिड, वी चोज अ कॉर्नर. Let's just say we chose the corner A, and at point A we calculated the force due to charges at point B, C, D and O. ठीक है. Now since the charges at point A and B and at point A and C and point A and D are all of same nature, that is minus Q. So what does this mean? The forces will be repulsive in nature. So this represents the FBA. Due to FBA represents the force on A due to B. FCA represents the force on A due to C, and FDA represents the force on A due to D. ना अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है. ट्विस्ट ये आता है कि नेचर ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट एट कॉर्नर ए एंड द सेंटर में जो प्रेजेंट है उनका ऑपोजिट है. दैट मीन्स द फोर्सेस हियर विल बी अट्रैक्टिव. दैट मीन्स द चार्ज Q, small q will be attracting the charge present at the corner A. इसी वजह से जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगी is shown by the black line. ठीक है, ये क्लियर हो गई बात आपकी. तो बस फिर अब क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो जाता है. देखिए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है. देखिए, सो लेट्स जस्ट कैलकुलेट ईच एंड एवरी वैल्यू. तो FBA किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू FADA, और वो वैल्यू कितनी होगी आपकी? दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू KQ² ओवर A², बिकॉज लेंथ ऑफ साइड्स इज A. दिस हैज बीन गिवन टू यू. ठीक है, ये बातें आपको गिवन है यहाँ पे. Similarly, the value of FCA will be equal to KQ² over root 2A whole square. Because of the Pythagoras theorem, आपको क्या करना है? CA का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. That will be equal to root 2A, and this will give us the value of KQ². FCA is equal to KQ² 2A². Clear हो गया? Similarly, we will calculate the value of FAO, and the value of FAO will be KQQ over root 2A by 2 whole square, which is equal to K2Q into small q over A². आई होप इतनी सी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी. ठीक है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी. ठीक है, अब इस बात को समझिए. लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज द कोर ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, विच इज द की कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ठीक है, नाउ फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, अगर मुझे चाहिए कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, तब होना क्या चाहिए? सो द कंडीशन विल बी फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, all forces along AO should be equal to forces along CA. क्लियर हो गई इतनी सी बात? सो बस फिर आपका ये है, दिस इज द की कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. सो अगर ये की कॉन्सेप्ट है, सो व्हाट विल डू, वी विल फाइंड ऑल द फोर्सेस अलोंग CA, and we'll find all the forces along AO, and we will equate them. So what will be the answer? The answer will be FAO is equal to FCA plus FBA cos 45 degree plus FDA of cos 45 degree. ठीक है, so because this is your 45 degree and this is your 45 degree. ठीक है, therefore FAO is equal to FCA plus 2FBA of cos 45 degree. ठीक है, now what we're going to do is we're going to substitute the values, and we will calculate the value of Q is equal to Q over 4 1 plus 2 root 2. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और है. There's one more way to solve this question. Okay, वो तरीका क्या है? What you're gonna do is आप FBA and FAO का resultant निकालेंगे, and as soon as you calculate the resultant of FBA and FAO, you will add that resultant to FCA. You will add that resultant to FCA, and the value of that resultant plus FCA will be equal to the value of FAO. आप इस क्वेश्चन को वैसे नहीं कर सकते. Let me repeat myself. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और है, और वो तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, पॉइंट ए पे FBA और FBA की वैल्यू निकालिए, उसका रिजल्टेंट निकालिए, एंड एज सून एज यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट रिजल्टेंट, यू ऐड दैट रिजल्टेंट, आप उस रिजल्टेंट को FCA में ऐड कर दीजिए, और वो जो आपका वेक्टर सम आएगा दैट विल बी इक्वल टू FAO. वहां से भी आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं.
ठीक है, आई होप इतना क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा. लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज three identical spheres each having a charge q and radius r are kept in such a way that each touches the other. Okay, the magnitude of the electric force on the sphere due to the other two is, देखिए दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ये डिपेंड करता है इजी किसके लिए है, जिनको आता है, जिसको वेक्टर्स की नॉलेज है. Because why? This is the because why I'm saying this is a very easy question, because see, this question can be solved in a single line. If you have a knowledge of vectors, this question can be solved in a single line. Even there might be some students who will be able to solve this question without using pen. मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, प्लीज listen to me very carefully. अगर आपको वेक्टर्स की नॉलेज है, so there might be some students who will be able to solve this question without using a pen. ये क्वेश्चन आपका सिंगल लाइन का क्वेश्चन है. देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. क्वेश्चन में ये है कि यू हैव बीन गिवन three spheres which are touching each other. Okay, so this is the condition. This is the condition. Okay, and let's just say this is the centers of these spheres. ठीक है, these are the centers of these spheres. ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कंडीशन क्या है, आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है each sphere has a charge q, each sphere has a charge q and q. So what we have to do is we have to find the value of, किसकी वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे, we have to find the value of the force on one sphere due to the other two spheres. So let's just say we choose this sphere and we have to find the value of, let's just say this is the sphere C, let's just say this is the sphere A, and let's just say this is your sphere B. ओके, अब हम क्या करेंगे, लेट्स जस्ट ज्वाइन दिस स्फीयर, सेंटर्स ऑफ दिस स्फीयर. हम क्या करेंगे, इनके सेंटर्स को एक बार ज्वाइन कर देते हैं एंड सी व्हाट हैपेंस. ये हो गया. सी अब क्या है, अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, थ्रू बेसिक ज्योमेट्री आपको एक बात समझनी पड़ेगी. ऑल दीज एंगल्स विल बी ऑफ 60 डिग्री, ऑल दीज एंगल्स विल बी ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री. आई होप ये बात क्लियर होगी. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेट्स जस्ट टेक दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल आउटसाइड ऑफ दिस spheres. So our condition will be like this. If we take this equilateral triangle out of there, so let's just say this is your point A, this is your point B, and this is your point C. ओके, ए बी सी हमें पता लग गया. अब देखिए, अब मैंने क्या कहा था कि देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स हु विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग अ पेन और पेंसिल. ठीक है, कैसे, सी let's just say if we have to calculate the force on C due to A and B, since the charges are same, the forces will be repulsive in nature. So what does this mean? The value though of the force which will be pointing from A to C, that means that force will be along this direction. Similarly, the force due to B on C will be along this direction. ठीक है, and this angle will be equal to 60 degree, just like this angle 60 degree. Okay, so and the magnitude of the forces will also be same, and the magnitude of the forces will also be same. ठीक है, अब देखिए हमने जब अपने वेक्टर्स किया था तब मैंने आपको कुछ चीजें कही थी कि एज अ होमवर्क जो मैंने आपको दिया था कि आई हैड आस्क्ड यू टू रिमेंबर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट वेक्टर्स when they are acting at an angle of 60 degree provided both vectors are equal. मतलब मैंने आपको होमवर्क दिया था कि if A and B are two vectors such that the magnitude of A is equal to magnitude of B, which was equal to, let's just say, y. So I had asked you to find the resultant of these vectors when theta is 60 degree. A square plus B square plus 2AB cos theta. ये मैंने आपको होमवर्क दिया था उस टाइम पे. cos theta is equal to 60 डिग्री होगा. In that case the resultant will come out to be y root 3. ये उसका रिजल्टेंट आता. तो सेम रिजल्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी, इसकी वजह से यहाँ पे, इनकी वजह से यहाँ पे एंगल इज 60 डिग्री. देन द नेट रिजल्टेंट विल बी f root 3. So this will be your answer. f root 3 will be your answer. अब जिनको ये नहीं पता है, जिन बच्चों को नहीं पता है कि ये रिजल्ट इस तरह से भी हो सकता है, so what they are gonna do is they are gonna find they are gonna find FAC, sorry,
then they are gonna find F B C, ठीक है, एंड देन दे आर गोना यूज द वेक्टर एडिशन टू फाइंड द रिजल्ट्स. बट जिनको आप वेक्टर एडिशन, जिनके वेक्टर स्ट्रॉन्ग है, दे आर डायरेक्टली गोना फाइंड एफ रूट थ्री, एंड द मोमेंट दे विल बी एबल टू फाइंड एफ रूट थ्री, आपका आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लेट्स जस्ट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an infinite number of charges, each of charge 1 microcoulomb, are placed on the x-axis with coordinates x is equal to 1, 2, 4 into up to infinity. If a charge of 1 coulomb is kept at the origin, then what is the net force acting on a charge of 1 coulomb of charge? Okay, the net force acting on. Okay, this question, the difficulty of this question depends on student to student. क्यों डिपेंड करते हैं? बिकॉज जिन स्टूडेंट्स की बेसिक मैथमेटिक्स पे कमांड है, ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव अ बेसिक कमांड इन देयर मैथमेटिक्स, they will be able to solve this question without any problem. And all those students who find mathematics difficult, they won't be able to solve this question because they won't understand what they have to do. Let me just solve this question for you and you will get my point, what I'm trying to say. मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझ पाएंगे उस बात को. ठीक है, see, I have to calculate the force on a charge of 1 coulomb kept at the origin. ठीक है, let's just say this is your origin and this is the 1 coulomb of charge. Okay, and this is your let's just say this is x is equal to, here what we have is x is equal to 1, here we have x is equal to 2, here we have x is equal to 3. okay, ये सब चीजें आपके पास यहाँ पे given है, so on. okay, and a charge of 1 microcoulomb is kept here, and a charge of 1 microcoulomb is kept here, and 1 microcoulomb is kept here, and we have to calculate the force due to all these charges on 1 coulomb of charge. हमें ये चीज यहाँ पे calculate करनी है. ठीक है, so in order for us to calculate this equation, हमें ये पता है कि net force on 1 coulomb of the charge will be additive sum, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वी हैव टू डू इज कैलकुलेट द एडिटिव सम बिकॉज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन हम यहाँ लगाएंगे. सो द वैल्यू ऑफ एफ विल बी इक्वल टू के विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 कूलम इनटू 1 माइक्रोकूलम ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 कूलम इनटू 1 माइक्रोकूलम ओवर 2 स्क्वायर. आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है. ठीक है, third charge is placed at x is equal to 4. sorry, here we have is x is equal to 4, so that will be equal to 1 plus 1 into 1 microcoulomb over 4 square and so on. ठीक है, अब हम यहाँ से we will take some values as common. So when we take the values common, we will be having f is equal to 9 cross 10 raised to power 9 into 10 raised to power minus 6 into 1 plus 1 over 4 plus 1 over 16 plus 1 over 64 up to infinity. up to infinity. ठीक है, ये बात होगी आपके पास. अब आपको यहाँ पे आप देखिए, अब मैंने क्या कहा था, ओनली ऑल दो स्टूडेंट्स who have a command of a basic mathematics will be able to solve this question very easily. क्यों? Because उनको ये पता है कि ये जो सीरीज आपके पास बन रही है, this is your geometric progression. The series which we are getting here is our geometric progression. ये चीज उनको पता है. ठीक है, and for an infinite geometric progression, the sum is given as sum is equal to a over 1 minus r. 1 minus r. R यहाँ पे क्या होता है? R is nothing but the common ratio. किस रेशियो से वो डिवाइड हो रहे हैं? ठीक है, R is nothing but the common ratio. R is nothing but the common ratio. ठीक है, and what is the common ratio here? The common ratio in the above GP is equal to 1/4. R is equal to 1/4. So we will simply calculate the value of F is equal to, then F will be equal to 9 cross 10 raised to power 3 1 over 1 minus 1/4, which will be equal to 12,000
newtons. And here A is equal to first term of series. ठीक है, जिन लोगों को जीपी का ज्ञान है, only those students will be able to solve this question. That's why I said earlier that only those students who have a deep understanding of mathematics will be able to solve this question. ठीक है, जीपी का आपको ध्यान रखना है. यहीं पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ. Let me just give you some a kind of an additional information which you should learn. You should always remember the formula for nth term of AP arithmetic progression. You should also remember sum of n terms of arithmetic progression. ठीक है, along with sum of infinite terms of GP. Make sure you know all these formulas. अगर आपको ये formulas आते होंगे then the questions like these will be a cakewalk for you. ठीक है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा. ठीक है, let's just move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास. 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and a force acting between them is F. If 25% of the charge A is transferred to B, what is the force between the two charges? Then what is the force between the two charges? आपको ये निकालना है. ठीक है, so let's just draw this, the conditions which have been given to us. Okay, so we have been given that here is charge A and here is charge B. Here is A and here is B, and A has a charge of plus Q and B has a charge of minus Q. This is your initial condition, and if we calculate the force for this, the value of force will be F will be equal to K Q minus Q over R square. Over R square. Assuming the distance is R. Okay, ठीक है. Now according to question, 25% charge of A has been transferred to B. 25% charge of A has been transferred to B. What does this mean? According to question, 25% charge of A has been transferred to B. This implies, इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि charge on A will now be equal to Q minus Q over 4, because 25% of Q will be Q by 4. That will be equal to 3Q over 4, and charge on B will be equal to minus Q plus Q by 4 minus 3Q by 4. ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपके लिए? ठीक है, the moment you are able to visualize these charges, then the rest of the question becomes too easy, because now the value of F dash will be equal to KQA into QB over R square. Okay, तो ये वैल्यू अगर if we substitute these values in this equation, we get the value of F as F dash will be equal to, this implies F dash comes out to be 9 by 16 times of F. This is the final answer the moment you substitute those values there. Okay, I hope ये बात आपके लिए क्लियर हुई. Now let's just move to the next question. Next question क्या है? देखिए, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता. You have to be able to visualize that question. If you're able to visualize that question, then there's no problem. You'll be able to solve that question. Okay, so let's just move to the next question. Next question is, two identical charged spheres suspended from a common point of two massless strings of length L are initially at a position at a distance d less than equal to r apart because of their mutual repulsion. Okay,
the charges being begun to leak from the both spheres at a constant rate. Okay, as a result, the spheres approach to each other with a velocity v. If v varies as a function of x between the spheres, then we have to find the relationship between v and x के बीच में. देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है. क्वेश्चन को लेट्स जस्ट ट्राई एंड विजुअलाइज दिस क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको समझिए. पहले क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि you have, let's just say this is the support and two charges are being suspended from it. Okay, and the nature of the charge is same because they are at a distance d apart. They are at a distance d apart, and this is L and this is L. This is the first situation. After some time what happened कि ये इन्होंने चार्ज को लीक करना शुरू कर दिया. They, let's just say this has charge q and this also has charge q. Now after some time what happened, they started to leak the charges. By leakage of charge means that the magnitude of the charge is decreasing. Charge की quantity कम हो रही है. And when the magnitude of the charges is decreasing, so what is happening is they are coming close to each other because forces of repulsion क्या कर रही है, वो decrease कर रही है. Those are changing. अब वो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जो है वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है. इस बात का मतलब क्या है, अब वो दोनों चार्जेस एक दूसरे के साथ पास आ रहे हैं. अब वो जब पास आ रहे हैं, दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर विद अ वेलोसिटी v. वो वेलोसिटी v से एक दूसरे के पास आ रहे हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन v एंड x. हमें उसके बीच में रिलेशनशिप निकालना है. सो इन ऑर्डर फॉर अस टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू इक्वेशंस, बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, दैट इज v एंड x, मैंने आपको जब हमने SHM किया था, देन आई टोल्ड यू टू रिमेंबर वन डायग्राम बिकॉज दैट डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको कहा था बिकॉज द सेम डायग्राम विल बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. मैंने आपको ये भी कहा था. ठीक है, तो वो डायग्राम क्या था, हम क्या करते हैं, लेट्स जस्ट से वी टेक दिस चार्ज. लेट अस टेक दिस चार्ज. ओके, सो इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम हियर. ओके, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द चार्ज. ठीक है, अब दिस इज लेंथ L and the forces acting on this charge will be, first will be the forces of repulsion, second will be weight mg, and third will be the tension. ठीक है, and the value of f will be equal to, कितनी होगी forces of repulsion, that will be equal to k q square over x square. ये होगी फोर्सेस ऑफ रिपल्शन. ठीक है, नाउ अब हमने एक चीज और सीखी थी, कहाँ पे, वेक्टर्स में ही सीखी थी कि इन केसेस में हम वेक्टर्स को जब रिजॉल्व करते हैं, देन वी गेट अ रिलेशन एज tan थीटा इज इक्वल टू f over mg which is equal to kq square over x square mg. ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपके लिए, ये बात हमें पता है because let's just say this will be making an angle of theta with vertical. So here what we have is theta. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये रिलेशन देखने को मिल जाता है. आई होप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी. ठीक है, ऑल्सो अगर हम इसी डायग्राम को, इफ यू ऑब्जर्व द सेम डायग्राम, वी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू x by 2 over under root of L square minus x square by 4. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको d गिवन है ना. ओके, सॉरी यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे d होगा, d स्क्वायर, बिकॉज डिस्टेंस इज गिवन एज d स्क्वायर बाय 4. ये वैल्यूज आपको गिवन है. ठीक है, अब क्वेश्चन में ना वी वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, आप इस क्वेश्चन को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते until and unless you have the knowledge about how we solve आर डेरिवेशंस. डेरिवेशंस के जो स्पेशल केसेस होते हैं ना, जब हमने स्पेशल केसेस किए थे, वी ऑलवेज एज्यूम दैट इफ d इज लेस देन इक्वल टू L, so what we do is we always ignore, what do? We always ignore the value of d with relation to L. हम क्या करते हैं, d को इग्नोर कर देते हैं. d is ignored in relation to L. हम d को इग्नोर कर देंगे. सिमिलरली हम इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वी विल इग्नोर d स्क्वायर बाय 4. वी विल इग्नोर
डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। एंड द मोमेंट वी इग्नोर डी स्क्वायर बाय 4 एंड द मोमेंट वी इग्नोर डी स्क्वायर बाय 4 वी फाइंड दैट द tan थीटा is equal to tan theta is equal to x by 2l. ओके, हमें ये पता लगता है कि d tan theta is equal to x by 2l and this x by 2l will be equal to k q square over d square mg, इसके बराबर होगा। and from this relationship we'll find that this will implies that q is proportional to x raised to power 3 by 2, q is proportional to x raised to power 3 by 2, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड x, वेलोसिटी और x के बीच में रिलेशनशिप हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो व्हाट वी गोना डू इज, हम क्या करते हैं, हम dq by dt कैलकुलेट करते हैं। Let's just differentiate this equation dq by dt. That dq by dt will be proportional to d by dx of dt of x raised to power 3 by 2. ओके, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे into dx, यहाँ पे x होगा dx by dt. So this will be equal to 3 by 2 x raised to power 1 by 2 into v. तो यहां से अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखते हैं, we find that v is proportional to x raised to power minus 1 by 2. और मैं आपको एक बात यहाँ पे रिपीट कर दूं, ये क्वेश्चन आपका, ये जो क्वेश्चन आपका था, ये क्वेश्चन आपका नीट 2016 का क्वेश्चन था, नीट 2016 का क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हो रही होंगी, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा तेजी से क्वेश्चंस करते हैं बिकॉज अमाउंट ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी हाई। सो लेट्स जस्ट look at the next question. The next question is, and this question was asked in AIPMT 2013, ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक चीज का एहसास होगा कि हाउ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर रिपीट इन नीट एग्जामिनेशंस। द क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट 2016 is almost similar to the question asked in 2013 in its approach. अगर आप इसलिए कहते हैं कि PYQ यूज करना जरूरी होता है, ठीक है। So let's just look at this question. The two pithballs carrying identical charges are suspended from a common point by the strings of equal length in the equilibrium of separation between them is R. The equilibrium separation between them is R. This has been given to us. This is R, ठीक है। Now the strings are rigidly clamped at the half of the height. So what we did, we clamped the strings at half of the initial height, ठीक है। The equilibrium separation between them will be equal to, अब हमें क्या करना है, उसके equilibrium separation को निकालना है, that means we have to now calculate the value of r dash, ठीक है। So see this how similar this question is to the question asked in 2016, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी जो हम करेंगे, हम वही अप्रोच को यूज करेंगे। So let's just say we take this sphere, let's just say we take this sphere. The forces acting on this sphere will be F, mg and tension T. Okay. Further, this is equal to y in the first case and this is equal to r by 2 in the first case. ओके अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें क्योंकि रिलेशनशिप्स कैलकुलेट करने हैं, तो व्हाट वी गोना डू इज वी आर गोना यूज द सेम अप्रोच व्हिच वी यूज इन द प्रीवियस क्वेश्चन। इसीलिए मैं कहता हूं कि PYQs are the key to solve. PYQs along with the previous questions that have been asked in the IIT JEE examination. अगर आप वो दो चीजें करके जा रहे हो, आपको कभी पेपर में दिक्कत नहीं आएगी, स्पेशली इन द एग्जामिनेशंस ऑफ द नीट, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, so what we do is we calculate the value of tan theta. When we calculate the value of tan theta, we find that tan theta is equal to r by 2 over y according to this triangle. This is the theta, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली tan थीटा की वैल्यू होगी इतनी। फर्दर वी नो दैट ये जो वैल्यू होगी ये m over mg के बराबर होगी, और ये कहां से आया, ये हमने लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा हुआ है। एंड f की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी k q स्क्वायर ओवर r स्क्वायर mg,
हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे एंड द वैल्यू ऑफ y विल कम आउट टू बी mg ओवर r क्यूब ओवर 2k q स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। फ्रॉम दिस रिलेशनशिप वी फाइंड दैट y इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। From this relationship, we find that y is proportional to r cube. So this implies that when y is reduced to y dash by 2, when y is reduced to the half of its initial length, so this implies that we have the relationship as, this implies that r dash over r, this implies that r dash over r will be equal to how much? That will be equal to y dash over y raised to power 1 by 3. which will be equal to, after substitution of the values हमें पता लगता है which is equal to 1 over 2 raised to power 1 by 3. ठीक है, जब हमें ये पता लग गया, from this we find that this implies that value of r dash will be equal to r over 2 1 by 3. r dash will be equal to 2 1 by 3. ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? Oh, I'm so sorry about this thing. ठीक है, हो गया बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल कैरीज अ पॉजिटिव सरफेस चार्ज सिग्मा इन द अपर हाफ एंड द नेगेटिव चार्ज माइनस सिग्मा इन द लोअर हाफ। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस on the cylinder will look in the figure as given in the figure. Okay, what we have to do is we have to simply find the correct representation for the electric field lines in the given case. ओके हमें क्या है, एक सिलेंडर गिवन है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने का तरीका है, सो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से समझेंगे वो आपकी विजुअलाइजेशन जो है वो आपकी सोचने की पावर पे डिपेंड करता है, हाउ वेल यू आर एबल टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके तो क्या है, सिंपली आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास एक सिलेंडर गिवन है, ठीक है, और ये जो सिलेंडर है, द सिलेंडर इज इन सच अ वे दैट द पॉजिटिव हाफ इज प्रेजेंट अलोंग दिस साइड एंड द नेगेटिव हाफ इज प्रेजेंट अक्रॉस दिस साइड। ठीक है, ये बात क्लियर होगी? आई एम सो सॉरी, जस्ट अ मिनट। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस थिंग। ओके कम ऑन, सो सॉरी अगेन। देखिए अब क्वेश्चंस पे करते हैं, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो देखिए क्या है कि अलोंग सिलेंडर शेल आपको गिवन है, अब आपको इस तरह से गिवन है that the half of the cylinder is carrying a positive sigma and the half of the cylinder is carrying negative sigma surface charge density. That means the half of the cylinder has a positive surface charge density and the other half has negative surface charge density. So what does this mean? This means that this system will behave as a dipole. मुझे कैसे पता लगे डाइपोल की तरह बिहेव करेगा? बिकॉज डाइपोल इन इटसेल्फ इज अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a certain distance. So if we take this cross section, so what we're going to do is, let's just say, I'm so sorry, so what we're going to do is, now as I've already mentioned कि that this system will behave as a dipole. अब हमें कैसे पता लगे this system will behave as a dipole? Because dipole in itself is a system which has equal and opposite charges separated by some distance. So let's just say कि हम इसका एक cross section उठाते हैं, let's just say हम इसके इस cross section को उठाते हैं। So इस cross section को, if we observe this cross section, so if we observe this cross section will appear like this. If we observe this cross section will appear like this. Okay, so and this and the and now the upper half of this cross section will contain plus sigma surface charge density plus sigma, lower half की surface charge density कितनी होगी? minus sigma. So this system behaves as an electric dipole. अब ये क्योंकि electric dipole की तरह behave कर रहा है, that means the electric field lines associated with this system will also be the lines which the electric dipole shows. जैसे electric field lines एक electric dipole show करता है, the same kind of electric field lines will be shown by this system. इसका मतलब ये हुआ कि because the upper half contains positive charge, and the lower half contains negative charge, that means the electric field lines will originate from the positive half and they will end at the negative half.
and since they form a closed loops, and they form a closed loops, so the net electric field lines will be like this. The net electric field lines will be like this. So the correct answer for this is option number D. आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द 2 पॉइंट चार्जेस 8q एंड -2q आर प्लेस्ड एट x is equal to 0 and x is equal to L. क्वेश्चन में क्या गिवन है दैट वी हैव बीन गिवन टू चार्जेस, वन इज 8q एंड अदर इज -2q and the both charges are placed at a distance. बहुत थोड़ा छोटा कर देते हैं. -2q चार्ज को आपने यहाँ रखा है एंड 8q is placed at x is equal to 0 and 8 -2q is placed at x is equal to L. So आपको क्या करना है, you have to find the position of a point on the x-axis where the net electric field due to these points is 0. ओके, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज 0. देखिए, आप इस क्वेश्चन को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता है वेयर डज द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी विल लाई इन दिस सिचुएशन. आप इस क्वेश्चन को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते, लेट मी रिपीट माई सेल्फ, आप इस क्वेश्चन को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता है वेयर विल द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी विल लाई फॉर दिस सेटअप. क्यों? बिकॉज देयर आर 3 सिचुएशन. आपके पास 3 ऐसे केसेस हैं जहां पे पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी लाई कर सकता है. नंबर 1, द फर्स्ट केस इज द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी में लाई हियर. सेकंड केस, द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी में लाई हियर, एनीवेयर बिटवीन दीज टू लाइंस, एंड थर्ड इज हियर. ठीक है, अब आपको डिसाइड करना, नाउ यू हैव टू डिसाइड वेयर यू हैव टू टेक दैट पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेटअप विल बी इक्वल टू 0. अब आप उसको कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड कि वो जो पॉइंट है, द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी है, वो इस सेटअप के राइट में लाइक करेगा, लेफ्ट में लाइक करेगा, या सेंटर में लाइक करेगा, या सेंटर में कहीं लाइक करेगा. सो इन ऑर्डर टू फाइंड वेयर द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी विल लाई, वी ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. Okay, since the charge given at x is equal to 0 is 8q, which is positive in magnitude, that means that electric field lines will point away, will be directed away from this point. That means the electric position, the direction of electric field lines from this direction along the x-axis will be along this direction. Electric field lines 8q की वजह से इस डायरेक्शन में लाई करेंगी. Similarly, we see that the charge given at x is equal to L is -2q. चार्ज का नेचर क्या है? द नेचर ऑफ चार्ज इज नेगेटिव. मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज 2q बट द नेचर इज नेगेटिव. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यहाँ पे होंगे दे विल बी कमिंग टुवर्ड्स -2q. इसका मतलब ये हुआ कि द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू -2q विल हैव दिस डायरेक्शन. इस बात का मतलब क्या हुआ? व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी कैन नेवर लाई बिटवीन x is equal to 0 and x is equal to L. इस बात का एक मतलब और हुआ, since the electric field lines are supporting each other. इस बात का मतलब ये हुआ कि आपको the point of neutrality can never lie towards the left of 8q. उसके लेफ्ट में भी लाई नहीं कर सकता. This means that the only situation where the net electric field will be 0 for this setup will be when point of neutrality will lie somewhere here. Somewhere here. This is the situation and this is the point of neutrality. Let us suppose, ठीक है, आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई यहाँ पे कि पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी कहाँ लाई करेगा. ठीक है, सो लेट अस सपोज that the point of neutrality lies at a distance x from 8q. So this means that the point of neutrality will lie at a distance of L minus x from -2q. And now we'll plot the direction of electric fields. So the electric field due to -2q at point, let's just say P, will be along this direction because electric fields always converges towards negative charge. Electric field lines always converges towards negative 2q चार्ज. इसका मतलब पॉइंट P पे -2q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स -2q होगी. एंड सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 8q एट पॉइंट P विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. इस वजह से द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी कहाँ लाई कर रहा है? टुवर्ड्स राइट ऑफ -2q लाई कर रहा है. ठीक है, सो
यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि दैट इन ऑर्डर टू फाइंड वेयर द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी विल लाई, ऑलवेज ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ड्रॉ करनी है इन केस यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी ड्यू टू अ सिस्टम। ठीक है, सो एट पॉइंट पी सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज जीरो, दिस मीन्स, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब क्या हुआ कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी एट पी। दिस implies, इस बात का मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट k8q over x square will be equal to k2q over x minus l whole square। इनको अगर हम सॉल्व करते हैं, आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस इक्वेशंस वी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ x will be equal to 2l, वैल्यू ऑफ x will be equal to 2l। ठीक है, so let me just give you a question for homework। Let us suppose we have, this is your homework question in case you are not able to solve this question, so just tell me, I'll solve this question in the next session। See, this is your homework question। The homework question is, if you have the same values, let's just say this is minus 8q and now this is 2q, find the point of neutrality। what will be the point of neutrality in this case and where will the point of neutrality will lie? Let's just say this is a question number 1 for the homework, and the question number 2 for the homework is, let's just say this is minus 8q and this is minus 2q, then you have to find the point of neutrality and you have to find where will the point of neutrality will lie। okay, ये चीजें हो गई। दीज आर टू होमवर्क क्वेश्चंस एंड आई होप कि आप इसको सॉल्व करेंगे, एंड इफ यू आर एबल नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस फॉर यू। okay, so let's just move to the next question। the next question is, if the potential in volts in a region is expressed as vxyz is equal to 6xy minus 2yz, the electric field in newton per coulomb is given by। ठीक है, so in order for us to find the electric field, देखिए when we studied gravitation, मैंने आपको कहा था कि gravitational field and electric field go hand in hand। most of the formulas are on the same lines, ये हमने डिस्कस किया था when we studied gravitation। so in order for us to find the value of electric field from electric potential, हमें एक बात का पता है कि जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, ऑन द सिमिलर लाइंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ electric potential। so we will use this relationship, we will use this relationship। so in order for us to utilize this relationship, हमें ये पता हो गया कि E वेक्टर की वैल्यू इसके बराबर होगी, that means E वेक्टर will be equal to negative of negative del V over del X I cap, sorry there won't be a, oh, sorry again, del V over del Y of J cap plus del V over del Z of K cap। on substituting these values, on substituting the values of V here, here and here, we find that the value of electric field comes out to be minus of 6y I cap plus 6x minus 1 plus 2z j cap plus 2y k cap। and since we have to find the value of electric field at 1, 1 and 0, we will substitute the value of x as 1, y as 1 and z as 0 in the given equation to find the value of electric field to be minus 6 I cap minus 5 j cap minus 2 k cap। आई होप आपको ये समझ आया होगा किस तरह से किया। डिफ्रेंशिएशन मैंने सॉल्व नहीं किया बिकॉज आई होप कि आपको डिफ्रेंशिएशन आती हो, जस्ट इन केस नहीं आती है, आपको नहीं समझ आ रहा है इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेट मी जस्ट गिव यू हिंट, this symbol represents the partial differentiation। by partial differentiation what we mean is that here we have del by del x। by partial differentiation we mean that जब भी आप partial differentiation को use करोगे, the only meaning for partial differentiation is that if we are differentiating with respect to x, that means we will differentiate only with respect only those quantities which contain x, all other quantities will be treated as constants। what does this mean? in the given, let me solve one differentiation for you। here we have del over del x of 6xy minus y plus 2yz। since we are partially differentiating this equation with respect to x, so this implies that we will only differentiate only those values which have x in them। so
among these three values only this quantity has x in them, so we will only differentiate this quantity. All other quantities which contain y, z will be treated as constant, and when we will differentiate del by del x, when we differentiate a constant, we get the value as 0. So the only relationship which we will be getting here is 6y I cap, which is here. ठीक है, वो भी बात क्लियर होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में हम उसको इस तरह से प्रोसीड करते हैं कि आप अगर लेट जैसे कि आपको डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप उन्हीं क्वांटिटीज को यूज करोगे जिसमें एक्स होगा, जिसमें एक्स वेरिएबल यूज होगा। ऑल अदर क्वांटिटीज जिसमें एक्स नहीं होगा, चाहे वो वाई हो, जेड हो, कुछ भी क्वांटिटीज हो, दे विल गिव द डिफरेंशिएशन रिजल्ट एज 0। ठीक है, ये होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ओनली दैट विल बी डिफरेंशिएटेड, ऑल अदर क्वांटिटीज विल बी टेकन एज कांस्टेंट एंड विल गिव द रिजल्ट 0। ठीक है, ये होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, so let's just move to the next question. Next question is, a hollow metal sphere of radius r is uniformly charged. The electric field due to the sphere at a distance r from the center is, see, कल हमने इस क्वेश्चन को किया था, और जब कल हमने इस क्वेश्चन को किया था तब हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वी आल्सो प्लॉटेड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। सो फॉर अ hollow metallic sphere we had this kind of graph। ठीक है, here r is equal to r where the value will be maximum for the electric field, and here E is proportional to 1 by r. So the correct relationship for this is 0 as r increases for r less than equal to r. Decreases as r increases for both. No, see, the first relationship is increases as r increases for r less than r and for r greater than r। नहीं, दोनों केसेस में इंक्रीज नहीं कर रही है। 0 as r increases for r less than r, decreases as r increases for r greater than r, 0 as r increases for r less than r, increases as, the correct answer will be B, because the value of E is 0 for r, 0 for E, E is equal to 0 for r less than r। ठीक है, after that at r equals to r, E will be maximum, and after that E will decrease for r greater than r। तो आंसर विल बी बी। हो गया बात, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two parallel infinite line charges with linear charge densities plus lambda and minus lambda are placed at a distance 2r in the free space. What is the electric field in the midway of the two line charges? Okay, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बट द कोर कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज यू हैव टू प्लॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द टू इनफाइनाइट लाइन चार्जेस। क्या कहना चाहता हूं मैं, देखिए क्या कहना चाहता हूं, समझिए इस बात को। आपको गिवन है दो लाइन चार्जेस गिवन है, one is carrying plus lambda and other is minus lambda, and we are required to find the electric field line at the middle point। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो बिफोर वी अप्लाई एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, बिफोर वी ट्राई एंड सॉल्व दिस इक्वेशन, हमें सबसे पहला काम क्या होता है, द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्लॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन द वेक्टर फॉर्म गिवन पॉइंट पे। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को प्लॉट करेंगे इन वेक्टर फॉर्म में। हम देखेंगे बट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट द गिवन पॉइंट। सो एट दिस पॉइंट ड्यू टू द प्लस लैम्डा, because of the positive charge, the electric field lines will be coming out of this infinite line। ठीक है, so then what does this mean, that the direction of the electric field lines due to plus lambda will be along this direction। ठीक है, सिमिलरली माइनस लैम्डा क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस करेगा, ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी कमिंग टुवर्ड्स माइनस लैम्डा। दिस मींस दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू माइनस लैम्डा they will be like this for minus lambda। what does this mean, this means that at distance, let's just say r by 2, at distance r by 2, now we have been given a distance of 2r, so this is r, so at distance r the electric field lines due to plus lambda and minus lambda, they will add, they will support each other, they will support each other। and we know that electric field lines due to the linear charge distribution is given as E is equal to 1 by 4 pi lambda into 2 lambda over r, 2 lambda over r। so in the first case for plus lambda it is equal to plus I cap, and for minus lambda it is 1 over 4 pi epsilon naught 2 lambda over r of minus I cap, sorry also plus I cap, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। so net result will be the addition of this, and that will be lambda over pi epsilon naught r I cap Newton per coulomb।
सी विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। सी आपके पास यहाँ पे दो लाइंस गिवन है, प्लस लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटीज दोनों की गिवन है, प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा। द फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू डू इज to calculate before you calculate the value of electric field is you have to find the directions of the electric field at the point of observation. जिस point पे आप observe कर रहे हो, you have to find the values of electric field. In the first case, where plus lambda is given, due to positive nature of the line charge, electric field lines will be coming out. वहाँ से electric field lines बाहर की तरफ को आएगी. That means the direction of electric field lines will be across positive I cap. Similarly, due to minus lambda, electric field line will again be pointing towards positive I cap because वो अपने को तरफ को attract करेंगे. ठीक है, तो ये उस तरह से रिलेशन करके सॉल्व करके आप इसको कर सकते हो. अगेन मैं आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ. लेट मी जस्ट गिव यू अ क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ अ होमवर्क. होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन ये है, व्हाट विल हैपन इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप plus lambda. Let's just say this is minus lambda and this is plus lambda. This is your first question. You have to find the value of electric field at the middle point here. Again, if this is minus lambda and minus lambda, find the electric field lines at middle point here and here. ठीक है, this is your homework question. I hope आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे. And if you are able to solve this question, then well and good. If you are not able to solve this question, make sure you write the same in the comment section. And this is your homework question. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ रो ऑफ आर इज इक्वल टू क्यू आर ओवर पाई आर रेज़ टू पावर 4 विद द चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर. सी सॉलिड स्फीयर की चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो इसका मतलब आपको क्या दिया है, आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड टोटल चार्ज क्यू. इफ द पॉइंट पी inside the sphere is just r1 for the center of the sphere, we have to find the value of the magnetic field. हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है. ठीक है, सी क्वेश्चन ये डिफिकल्ट नहीं है, ओनली इफ यू नो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, व्हाट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम यू, और उसको करने का तरीका क्या है. ठीक है, कहना आसान है बट क्वेश्चन ये इतना इजी भी नहीं है, बट इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन. लेट्स जस्ट plot everything which has been given to us. Okay, so we have been given that rho of r is equal to q of r over pi r raised to power 4. ठीक है, ये हमें गिवन है. चार्ज डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर हमें क्या गिवन है, एक सॉलिड स्फीयर गिवन है. ठीक है, and what is the radius of this solid sphere, and the radius of this solid sphere is capital R. Okay, and total charge this sphere is carrying is plus q. ठीक है, so this is, let's just say this is plus r. ठीक है, and charge carrying is positive q. For a point P inside the sphere at a distance r1, let's just say this is the point. This is the point at distance r1. ठीक है, for center of the magnitude of the electric field, we have to find the value of electric field at this point. So how we going to proceed? हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस प्लॉट करेंगे. हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे. ठीक है, ये हमने गॉसियन सरफेस यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया. दिस इज द वैल्यू, और यहाँ पे ये चीज कितनी गिवन है, ये आपको r1 गिवन है, and we have been given the radius as r. अब आपको क्या करना है, what we have to do is we have to find the value of electric field at a point r1. So कैसे करेंगे, we will simply use the Gaussian theorem. So we know that E vector dot ds vector is equal to q inside over epsilon naught. ठीक है, ये वैल्यू है. अब आपको यहाँ पे एक ही चीज निकालने में दिक्कत होगी. The only thing which you will find difficult to calculate in this question is the value of the charge enclosed. What will the value of q inside? That is the relation which you will find difficult to calculate. पर उसको solve करने का तरीका क्या है? See, here the area element and the electric field will be on the same direction, so we will get EDS will be equal to q enclosed, that will be equal to 1 by epsilon naught, and the q enclosed will be equal to rho r, that is volume charge density multiplied by volume dv. ठीक है, so we'll substitute the values. EDS will be equal to 1 by epsilon naught, rho r is equal to q r over pi r raised to power 4, and the volume will be 4 by 3 pi r1 cube, because we have to calculate this volume. ठीक है, जब हम इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे, that will this is the value will be coming. So on solving this equation,
ठीक है, एंड व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ईडीएस, let's just say this is EDS, then on solving these equations we get E into 4 pi R1 square, R1 square is equal to 1 over epsilon naught QR over पाई आर रेज टू पावर 4 इंटू 4/3 पाई R1 का क्यूब। अब आप में से पूछोगे कि हमें 4 पाई R1 स्क्वायर कहाँ से है, बिकॉज जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी कैलकुलेट द सरफेस एरिया, व्हेन वी इंटीग्रेट द एरिया फॉर अ सॉलिड स्फीयर, द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कम्स आउट टू बी 4 पाई R स्क्वायर, यानी कि ds की इंटीग्रेशन आपको 4 पाई R स्क्वायर दे दी है। ठीक है, सो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू QR1 square over 3 pi epsilon naught R raised to power 4. This is the required answer, and this is your PYQ. ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 charges plus q and plus q are placed respectively at distance 0 d by 2 and d from the origin of the x-axis. The net force experienced by the plus q at x is equal to 0 is 0. Then the value of k. See, this question is again very easy. क्यों इजी क्यों है, सी आपको गिवन है, आपके पास 3 चार्जेस गिवन है। द फर्स्ट चार्ज इज प्लस क्यू, सेकेंड चार्ज इज क्यू एंड द थर्ड चार्ज इज प्लस क्यू। ठीक है, एंड दिस इज एट x इज इक्वल टू 0, दिस इज एट x इज इक्वल टू d by 2 and this is at x is equal to d. This is the equation, this is the conditions which have been given to us in the question, and one more condition has been given to us, that the force experienced at q is 0 at x is equal to, the force experienced at f at x is equal to 0 is 0. ये भी आपको गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, what you have to do is you have to find the relationship between capital Q and small q. That means you have to find the value of small q. This has been asked from you in the question. तो उस वैल्यू को निकालने के लिए, since we have been given that the value of force at x is equal to 0 is 0, in order to solve that, अगर हमें उस बात को solve करना है, so we have to find the relationship between them. Relationship निकालने के लिए, since force is a vector quantity, we have to consider the vectors. ठीक है, so since the force at x is equal to 0 is 0, this implies the force due to plus q at q will be equal to force due to plus q at x is equal to d. The force between that means the force between x is equal to let me just repeat myself. Since the force at x is equal to 0 is 0, this means that the force of attraction or repulsion between f at x between the charges at x is equal to 0 and x is equal to d by 2 will be equal to forces of attraction or repulsion between x is equal to 0 and x is equal to d. तो चार्जेस इनके बीच में रखे हैं। So the according to the question, the condition for the force to be 0 is kqq over d by 2 whole square plus kq q d square must be equal to 0. So on solving this equation we get the q is equal to minus q by 4. आई होप ये बात क्लियर होगी होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना आप वेक्टर्स के थ्रू भी समझ सकते हो। कैसे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, सी यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, since the charges are same, the forces of attraction will be in play, the forces of attraction will be in play, sorry, forces of repulsion will be in play because the charges are of same sign, ठीक है, same nature. The forces of repulsion will be in play. ठीक है, अब होगा क्या, अब क्योंकि द फोर्स ऑफ रिपल्शन एट x इज इक्वल टू 0 इज 0, इसका मतलब ये हुआ कि द फोर्सेस बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q will be equal and opposite to forces of repulsion between capital Q and capital Q. वही चीज हमने लिखी, and we solve that equation to find the value of q is equal to minus q by 4. and I let me just tell you one more thing, आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली ऐसे ही याद रख लीजिएगा, जस्ट इन केस पेपर में आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाए। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। For a uniformly charged ring of radius capital R, the electric field on the axis of the largest magnitude of distance h from its center, the value of h is c. We have solved this derivation. कल हमने ये derivation solve की थी, and remember we had plotted a graph like this. हमने इस तरह का ग्राफ प्लॉट किया था, where we have found the value of electric field is maximum at
x is equal to plus minus of, here will be minus of r by root 2 and plus r by root 2. We have solved this derivation, हमने इस रिजल्ट को एनालाइज किया हुआ है, एंड दिस इज योर प्रीवियस आईआईटी क्वेश्चन, आईआईटी जेई मेंस 2019 क्वेश्चन है, एंड द आंसर विल बी r by root 2. ये हमने कल डिराइव किया था, वी हैड सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड तब हमें यह एहसास हुआ था कि नहीं ये चीज इतनी मैक्सिमम वैल्यूज की यहाँ पे होती है, सो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर नाउ? ओके, only 3 questions are left. See, the next question is the electric field in a certain region acting radially outward is given by E is equal to AR. The charge contained in a sphere of radius is equal to A centered at the origin will be given by, we have to find the value of charge, and this is your PYQ NEET. This is your NEET PYQ. Okay, so what we have to do is we have to find the value of charge. No, we have to find the value of charge. We have to find the value of charge. That's what we have to find. Okay, अब हमें given क्या क्या है? We have been given that E is equal to AR. We have been given that E is equal to AR, and the radius is, we have also been given that the radius is equal to A. That has also been given to us in the question. We have to find the value of charge. Okay, now see what kind of hints we can draw from this question. Okay, since the electric field in a region is acting radially outwards, since the electric field is acting radially outwards, this means that the charge involved will be a positive charge. Charge involved will be a positive charge. So let's just say कि आपको पेपर में ऑप्शन इस तरह से होते हैं कि इसमें से 2 ऑप्शन नेगेटिव होते हैं, तो वो ऑप्शन आपके पहले ही बाहर हो जाते हैं. क्यों वो इसलिए बाहर हो जाते हैं? बिकॉज since the electric field lines are radially outwards, that means the charge involved will be a positive charge. ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर हो गई. Now since we have to find the value of charge, ठीक है, we can use Gauss theorem. How? See, we know that the phi is equal to E vector dot ds vector, and in case of a sphere, the angle between E and ds will be 90 degree. Sorry, will be equal to 0 degree. So when will be equal to, is because both of them will be pointing in the same direction. That means the electric field and the area element will have the angle of 0 degrees between them. So that will give us EA. The phi will be equal to EA. So when we substitute the value of A, phi is equal to EA is equal to E into 4 pi r square. ठीक है, we get that phi is equal to AR 4 pi r square. So phi is equal to A into 4 pi A cube. Why? Because R is equal to A as has been given in the question. ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई. अब हमें एक बात और पता है, we also know one more definition for Gauss law, that phi is equal to Q enclosed by epsilon naught. So this implies that Q enclosed is equal to phi into epsilon naught. So on substituting the values, we get the value as A epsilon naught 4 pi A cube as our answer. Option number D will be our answer. Clear होगी बात? So let's just move to the next question. 3 infinitely charged sheet आपको given है. Explain में charge density has shown the value of the electric field at the point P. We have to find the value of electric field at point P. See, ये question भी easy है. अगर आपको पता है वो करना क्या है. ठीक है. Again, we'll repeat the same concept as we discussed in this question. कैसे? See, आपको ये पता है we have to find the value of electric field. We have to find the value of electric field at point P. ठीक है. यहाँ पे जो आपको सिग्मा गिवन है, सिग्मा, let's just take a look at the sigma here. Sigma here is a negative. That is, we have been given negative sigma. So what does this mean? This means that the nature of the electric field lines due to this plate at z is equal to 0 will be like this. Because due to the negative sign मतलब electric field lines जो होंगी उसकी तरफ वो converge करेंगी. Similarly, if we look at z is equal to 2a, this also has negative sigma. That is minus 2 sigma. What does this mean? This means that the electric field lines due to
द स्लैब एट z इज इक्वल टू 2a, उसका नेचर भी क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा. एंड ऑन द सेम नोट वी फाइंड दैट फॉर z इज इक्वल टू 3a, सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू z इज इक्वल टू 3a, उसका नेचर क्या होगा, वहां से आउटवर्ड जाएंगे. अगर इफ दिस इज तो दिस इज हाउ दे विल बी. ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपके लिए लाइक डायग्रामेटिकली लेट मी प्लॉट ऑल दीस थिंग्स डायग्रामेटिकली फॉर यू. सी इफ दिस इज एट z is equal to 0, point of observation is point P. So from point P the direction of electric field lines for z is equal to 0 will be like this. Clear होगी बात? ठीक है. Similarly let's just plot for z is equal to 2a. Now for z is equal to 2a, for z is equal to 2a, since here we have minus of 2 sigma, the nature of the electric field lines will be like this only. If the point P से nature of electric field lines जो होगा क्या होगा, अंदर की तरफ को आएगा. Similarly if we plot for z is equal to 3a, nature is plus sigma. अब because it's plus sigma the electric field lines क्या करेंगे, वहां से बाहर की तरफ को निकलेंगे, because this is the nature of the positive charge, the electric field lines comes out of there. So अगर यहाँ पे देखें for point P the nature of electric field lines will be like this. I hope ये बात क्लियर हुई. इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि all the electric field lines will support each other. इस बात का मतलब क्या हुआ कि all electric field lines will support each other. So हम इसको लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, due to plus sigma E1 will be equal to sigma over 2 epsilon naught downwards, due to minus 2 sigma E2 will be equal to 2 sigma over 2 epsilon naught downwards. Similarly we can write due to minus sigma E3 will be equal to sigma over 2 epsilon naught downwards. I hope ये बात क्लियर होगी. अब तीनों का नेचर डाउनवर्ड्स है, so we will simply add them to get the value of E vector is equal to minus 2 sigma over epsilon naught k cap. I hope ये बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी, किस तरह से आपके पास ये कैलकुलेशंस आपने की. ठीक है. So now let's just go to the last question of this thing. ठीक है. And this question was also asked in your NEET examination. क्या बोल रहा है, सपोज द चार्जेस ऑन द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज माइनस ई एंड अदर इज ई प्लस डेल्टा ई. ओके, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन द नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम प्लेस एट अ डिस्टेंस d apart is delta is then delta is of order. ठीक है. ओके 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 ओके. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. ओके, क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन न्यू सर्कमस्टांसेस द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, k इज इक्वल टू ई प्लस डेल्टा ई होल स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर इज इक्वल टू g mass of hydrogen atom over d square. Okay, we have to calculate the value of E plus delta E. We have to calculate the value of delta E, sorry. तो बस फिर आप इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. we'll simply substitute the values. That is E plus delta E whole square is equal to GMH over K. On substituting the values, we get E plus delta E as 1.44 cross 10 raised to power minus 37. ठीक है. Therefore, the order of delta E is nearly equal to 10 raised to power minus 37, which is the required answer. ठीक है. I hope ये बात आपको क्लियर होगी. So, आज हमने इतने क्वेश्चंस किए and हमने देखा कि how we apply the various concepts which we learned in the previous classes. ठीक है, हमने इसमें वर्क एनर्जी पावर को भी यूज किया, हमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट्स को भी यूज किया. ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. ठीक है. नाउ टू द मेन पॉइंट, टू द पर्सन हु आस्क्ड मी कि आपको केमिस्ट्री कैसे कवर करनी है. सी, दिस इज माय बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इस पे ज्यादा देर तक बात नहीं करूंगा.
For chemistry, I personally feel like for inorganic chemistry, go with NCERT plus PYQ plus रेफरेंस बुक MCQs। इसके लिए सिर्फ इतना काफी है, NCERT आपको इन ग्रेट डिटेल पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू शुड गो विद ओनली NCERT। GOC वगैरह के, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वगैरह के उस भ्रम में ना पड़े, दैट्स बेटर। जितनी NCERT में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गिवन है, दैट्स मोर देन इनफ। एंड व्हेन यू फॉलो दिस NCERT, ओके, देयर इज अ बेसिक ट्रेंड कि आपको NCERT को फॉलो कैसे करना है, विच आई पर्सनली फाउंड वेरी हेल्पफुल। वो ये है कि सबसे पहले आपको करना है, गो विद क्लास 11th ऑर्गेनिक, फर्स्ट गो विद क्लास 11th ऑर्गेनिक, देन don't go with hydrocarbons, haloalkanes and hallucinogens, directly go with amines. Remember one thing, मैं जो कह रहा हूँ आपको, देखिए this strategy worked for me, मैं आपको बता रहा हूँ और I hope कि strategy आपके लिए काम करे। This is how I studied my organic chemistry। आप क्या कीजिए, आप क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले 2 चैप्टर्स हैं उनको कवर कीजिए, एंड आफ्टर दैट गो विद अमीन्स। उसके बाद आपने हेलोअल्केन्स हेलोअरीन्स नहीं करना, पहले डायरेक्टली गो विद अमीन्स, एंड आफ्टर यू गो विद अमीन्स गो विद हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, then go with haloalkanes plus haloarenes and subsequent chapters। उसके आगे के जो consequent chapters हैं आपके, उनको कवर करना है, फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑल दोस चैप्टर्स। बट पहले आपको क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, देन गो विद अमीन्स, एंड उसके बाद हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन को फॉर्म करना है, एंड ट्राई टू फॉर्म कनेक्शंस, because most of the reactions which you will be studying in amines will be utilized for production of haloalkanes, haloarenes, carboxylic acids in the different other chapters, okay? So studying amines first because is beneficial for you. Do you know why? Because amines is a very easy chapter. Study of amines is a very easy chapter, okay? So if you have a brief knowledge of amines, the बाकी के chapters आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज थिंग, एंड फाइनली गो विद फिजिकल केमिस्ट्री। फॉर फिजिकल केमिस्ट्री आई विल सजेस्ट गो विद NCERT इन ग्रेट डिटेल। NCERT को बहुत अच्छे से पढ़िए, प्लस सम टॉपिक्स फ्रॉम रेफरेंस बुक, रेफरेंस बुक से जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। सो व्हेन यू आर डीलिंग विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मेक श्योर दैट यू कंप्लीट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फर्स्ट फ्रॉम योर NCERT book, and then give a brief reading for molecular orbital theory from your reference book, and then solve your PYQs plus PYQs and reference MCQs। बस इतना आपको करना है, ठीक है। एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू वन मोर थिंग कि 100 किताबों को एक बार नहीं पढ़ना है, एक किताब को 100 बार पढ़ना है, ठीक है। सो जितना आप NCERT को रिवाइज करेंगे, the clarity of the concepts will increase, and you will find that the chemistry is one of the most easy subject, okay? And as far as organic chemistry is concerned, the strategy which worked for me was I did first I did the class 11th organic chemistry, and after that go with amines, and from amines go with haloalkanes, haloarenes, then the corresponding chapters like carboxylic acid, aldehydes, ketones, and let me remind you one more thing, the amines is a very easy chapter because if you have the knowledge of amines, आपको बाकी के सारे चैप्टर्स आपको आते होंगे, ठीक है। आपको उस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। विद दिस नोट आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने क्वेश्चंस किए, आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, एंड ऑल द न्यू कमर्स, जो नए बच्चे आए हैं उनको बस मैं यही कहूँगा, आप साथ में रहिए, एंड आफ्टर लाइक एज सुन एज क्लास 12 सिलेबस इज कंप्लीट, हमने सिर्फ MCQs करने हैं 2-3 महीने तक, ठीक है। सो इसी उम्मीद के साथ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। आप आके आपसे कल मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।